बहुत से लोग सवाल करते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी भाषा कौन है? जो ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं, उसमें कहा जाता है जो अक्केडियन है, चंदियन है, सुमेरियन है और संस्कृत है, सबसे पुरानी भाषा विश्व की मानी जाती है। ये भाषाएं तो लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन इसमें जो एक ही भाषा है जो अभी भी प्रचलित है, वो है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में ही वेद, पुराण, उपनिषद आदि रचे गए। तो इसलिए संस्कृत आज भी बोली जाती है। जब ये वेदों और उपनिषदों की, पुराणों की, स्मृतियों की भाषा बनी, तो लोगों ने इसको देव भाषा का रूप दे दिया। और शुरू में तो प्रचलन में ईसा से करीब 3-4 हजार पहले से ये भाषा चलन में आ रही है और अभी तक चली आ रही है। तो इसलिए लोगों ने, जब ये वेद और उपनिषद की भाषा थी, लोगों ने इसको भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म की भाषा इसको मान लिया। ऐसे ही बहुत से लोग उर्दू को मुसलमानों की भाषा कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे ही अंग्रेजी को ईसाइयों की भाषा माना जाता है, जबकि आज एक विश्व का बड़ा भूभाग अंग्रेजी बोल रहा है। अंग्रेजी क्यों बोल रहा है, उसका भी कारण है, क्योंकि आप सब जानते हैं विश्व के अधिकांश देश इंग्लैंड के आधिपत्य में थे, उसके उपनिवेश थे। तो इसलिए जहाँ-जहाँ अंग्रेज गए, उन्होंने वहाँ की जो कम्युनिकेशन की, संचार की भाषा है, वो अंग्रेजी बनाई। और वहाँ के जो मातहत थे, उनके सबॉर्डिनेट थे, जो कर्मचारी उन्हें अपॉइंट किए, इसलिए उनके लिए अंग्रेजी सीखना मजबूरी हो गया। और धीरे-धीरे कालांतर में क्या हुआ, अंग्रेजी को एक ऊंचा दर्जा दे दिया गया कि भैया जो अंग्रेजी बोलता है वो ऊंची श्रेणी का आदमी है। भाषा को इस तरह से जोड़ दिया। जबकि भाषा तो सिर्फ एक कम्युनिकेशन का अथवा संचार का माध्यम है। ये इंसान ही है जो इतनी भाषाएं बोलता है। चिड़ियों की तो अपनी एक ट्वीट जिसे कहते हैं, आज ट्वीट भी बड़ा पॉपुलर हो गया है। तो अपने जो भावों को संप्रेषण का तरीका है, अपने भाव व्यक्त करने का तरीका है, उसके लिए इंसानों ने भाषा ईजाद की। क्योंकि शुरू में देश आपस में जुड़े हुए नहीं थे, अलग-अलग भूभाग में बटे हुए थे, दूरी ज़्यादा थी, वाहन इत्यादि नहीं थे, समुद्री यात्राएँ नहीं थी, हवाई यात्रा तो बिल्कुल भी संभव नहीं थी। इसलिए वो अलग-अलग कोने में अलग-अलग भाषाएँ विकसित होती गई। लेकिन आज बहुत से लोग दूसरी भाषाएँ भी सीख रहे हैं। तो भाषा को जो लोग किसी एक संप्रदाय से या धर्म से जोड़ देते हैं, वो लोग वो हैं जो असल में भाषा के विरोधी हैं, जो भाषा नहीं सीखना चाहते हैं। इसका उदाहरण जैसे आपने मुलायम सिंह सरकार है, उन्होंने अंग्रेजी का विरोध किया था। क्यों? क्योंकि खुद मुलायम सिंह यादव अंग्रेजी के जानकार नहीं थे। इसलिए जहाँ पर भी आप जो है कोई सी भी भाषा हो, चाहे वो संस्कृत का विरोध करने वाले हों, चाहे अंग्रेजी का विरोध करने वाले हों, चाहे किसी भी भाषा का विरोध करने वाले, वो लोग हैं जिनको वो भाषा खुद में नहीं आती है। भाषा आने के बाद, उसके बारे में जानने के बाद, उसके ग्रंथों के बारे में, उसके में लिखे गए साहित्यों के बारे में अगर जिसको जानकारी नहीं है, उसको फिर विरोध का अधिकार भी नहीं है। इसलिए भाषा जितनी समृद्ध होगी, आपका ज्ञान भी उतना ही विस्तृत होगा। तभी तो हम लोग शेक्सपियर, कीट्स, मिल्टन आदि से परिचित हुए जब हमने अंग्रेजी सीखी। ऐसे बहुत से लोग देखे, जर्मन लोग यहाँ बहुत आए, मैक्स मूलर हैं। आपने अभी न्यूक्लियर बॉम्ब का जिन्होंने आविष्कार किया, उनके बारे में आपने देखा कि उन्होंने खुद संस्कृत का अध्ययन किया। ऐसे यूरोप के बहुत प्रसिद्ध विद्वान हैं, उन्होंने संस्कृत का ज्ञान लिया, संस्कृत ग्रंथ को जानने के लिए, तभी वो लोग वेदों से, उपनिषदों की महानता से परिचित हुए हैं। इसलिए भाषा किसी भी चीज़ का विरोध नहीं है। भाषा सीखने का, भाषा जितनी समृद्ध होगी, आप उतना भाषा से जुड़ोगे, उस समाज की संस्कृति के बारे में जानोगे, उस भाषा में जो ग्रंथ रचे गए हैं, उनकी महानता के बारे में जान सकोगे, उसमें क्या लिखा है उसके बारे में आप जान सकोगे। इसलिए जो लोग भाषा का विरोध करते हैं, वो जड़ बुद्धि लोग हैं, वो मूर्ख लोग हैं, कहीं न कहीं से वो एक कंज़र्वेटिव, बड़ी संकीर्ण सोच के लोग हैं। इसलिए भाषा जितनी ज़्यादा आप सीख सकें, उसको सीखना चाहिए। आज इतना ही। सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नमस्कार।